Today my topic is about Rabindranath Tagore. First of all, we will know about who is Rabindranath Tagore. First, he was born in 1861 and he was died in 1941. And now we discuss about as a writer. He was a Bengali poet, writer, composer, philosopher, and above all, he was a very famous painter in Bengal. He reshaped Bengali literature, such music as well Indian art. He changed Bengali literature and made it beautiful. उसने बंगाली लिटरेचर को खूबसूरत बना दिया था. उसने बहुत से जो आइडियाज थे वो लेके आया था. न्यू टर्म्स उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी. उसने बंगाली लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जो बाद में 19 सेंचुरी और 20 सेंचुरी में एक इम्तिजाज बन गया था. मतलब ये कि जो उसने जो लिटरेचर में उसका काम था, उसने एक न्यू थीरीज दी थी उसमें. और इसके अलावा जो नेक्स्ट अचीवमेंट है उसके वर्क की, his best achievement is to win the Nobel Prize. ठीक है, उसने लिटरेचर की फील्ड में उनको पहली बार जो प्राइज से नवाजा गया था वो था लिटरेचर की फील्ड में. एंड इन हिज कैरियर ही गॉट दिस प्राइज आफ्टर 12 years. और 12 साल की मेहनत के बाद उन्होंने ये वाला जो अवार्ड था लिटरेचर में ये लिया था. And the second point is I will talk about his famous works. He introduced a new prose and a verse colloquial language into Bengali literature. He used colloquial language. Colloquial language क्या होता है कि उसने simple language use की थी. And he published several books of poetry. और जो उसकी famous जो पोएट्री की बुक है उसमें है मनासी. ठीक है, a collection that makes the maturity of his genius. इसने बहुत अच्छा इसमें काम किया, उसकी maturity को show किया जा रहा है. And the other point that कि most of his short stories which examines humble lives and their small miseries. और जो वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज में क्या बताता है कि वो बता रहा है कि जो लोग हैं वो एक हम्बल लाइफ गुजारते हैं, इसके बावजूद कि जो उनकी लाइफ है वो बहुत ज्यादा मिजरेबल है. ठीक है, दे आर सफरिंग फ्रॉम पेन्स हार्डशिप्स बट दे आर हम्बल. एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट he also wrote about some political and social satire against his fellow beings. The next collection of his poems is that Sonar Tari, The Golden Boat. ये इसकी जो famous poems थी Sonar Tari and The Golden Boat. And his famous play is that The Chitran Gandhi. And the next achievement is that he made an experimental school in a rural area. And later on he became university, and this university called Visva Bharati. And the third point is that he was also awarded a knighthood in 1915, but he refused as a protest against the Amritsar Jallianwala Bagh. और इसका क्या सीन है कि जो जालियांवाला बाग है इसमें कहते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसने बहुत ज्यादा ब्रूटैलिटी दिखाई थी, इस पर अटैक किया था, इसमें बहुत से लोगों की डेथ्स भी हुई थी. अगर आज भी वहां पे देखे तो वहां पे गोलियों के निशान है. एंड द नेक्स्ट इज दैट जो उसकी शॉर्ट स्टोरीज हैं उसमें गोरा एंड गियर बेयर है. ठीक है जी, इसने इसको बाद में ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में गोरा और एंड द हाउस एंड द वर्ल्ड. द अदर फेमस वर्क इज अबाउट गीता अंजलि. गीता अंजलि is a collection of poems by the Bengali poet, and he received the Nobel Prize for Literature on the base of him. And he translate this Bengali work into English translation, and it is a part of the UNESCO collection of the representative works. इट्स सेंट्रल थीम क्या था जी इसका? सेंट्रल थीम था सेंट्रल थीम इज डिवोशन एंड इट्स मोटो इज आई एम हियर टू सॉन्ग द टू सिंग द सॉन्ग. The other work is that the home and the world, and the home and the world is about the battle of the idea of Western culture and revolution. It's not battle about the wars between the countries, but it's about the battle of man himself. बेसिकली उसमें क्या बताया हुआ है कि उसमें वेस्टर्न कल्चर और जो वेस्टर्न कल्चर और एक रेवोल्यूशन है उसके खिलाफ. ठीक है, मतलब कि जो वेस्टर्न कल्चर की चीजों को पहन भी रहे हैं, उनके आइडियाज को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक तजाद है. ठीक है, वो उस चीज को मेंटली तौर पे गेट अप नहीं कर रहे और उसको फॉलो भी कर रहे हैं. सो जो इसको बेसिक इसमें क्या बताया हुआ है कि इसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो उसकी फाइट है खुद की है. ठीक है, अ फाइट विद इन मैन हिमसेल्फ. तो ये भी उसका एक फेमस वर्क था. और आई थिंक यही थे इसके, और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं था. अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकते हैं. ओके, ये सदर बता रहे थे आपको रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में. आपका कोई सवाल है तो सदर से पूछ सकते हैं, तो कोई बात समझ नहीं है आपको सुनते हुए. खुशवंत सिंह जो है उनकी जो एरा स्टार्ट होता है वो 1915 से 2014 तक है.
और ये जो है वो ऑथर थे, लायर थे, जर्नलिस्ट और डिप्लोमेट थे। और इनको जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था, और वो इन्हें इंडियन लिटरेचर में जो है वो इनके सर्विसेज की वजह से दिया गया था। और इनकी जो है सबसे पहली जो इनकी बुक पब्लिश हुई थी वो शॉर्ट स्टोरीज की बुक थी, कलेक्शन थी, जिसका नाम था द मार्क ऑफ विंशु एंड अदर स्टोरीज, जो 1950 में जो है पब्लिश हुई थी। और बाकी इनके कुछ जो है वो इन्होंने उर्दू पोएट्री जो है काफी सारी उर्दू पोएट्री को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और इनके जो है फिक्शनल वर्क्स में जो इम्पोर्टेंट हैं वो ट्रेन टू पाकिस्तान, आई शैल नॉट हियर टू नाइटिंगेल, दिल्ली। और नॉन फिक्शनल वर्क्स में इनकी जो है वो एक है हिस्ट्री ऑफ सिक्स, जिसके 2 वॉल्यूम्स जो हैं वो इन्होंने लिखे हैं। और इनकी ऑटोबायोग्राफी है ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैजिक, जो 2002 में जो है वो पब्लिश हुई थी। और बाकी इनकी जो राइटिंग्स के बेसिक थीम्स हैं वो सोशल रियलिज्म है और नेशनलिज्म है। सोशल रियलिज्म मीन्स कि ये जो कुछ भी बताते हैं वो हिंदू या मुसलमान या पाकिस्तानी या इंडियन होके नहीं बताते, बल्कि वो एक थर्ड पर्सन होके जो है जो रियलिटीज हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। और जो है जैसे कि इन्होंने प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन और पार्टीशन का सारा जो एरा है वो देखा हुआ है, तो इनकी राइटिंग्स में जो है वो ये चीज नजर आती है। और बाकी समरी है इनकी जो सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस नॉवल है ट्रेन टू पाकिस्तान उसकी। और ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो 1956 में पब्लिश हुई थी, जबकि ये 1950 में लिखी गई थी, लेकिन 1956 में जो है वो पब्लिश की हुई थी। और ये जो नॉवल है ये पार्टीशन के टाइम जब माइग्रेशन हो रही थी, हिंदूज जो हैं, हिंदू और सिख जो हैं वो इंडिया में जा रहे थे, और इंडियन मुस्लिम जो हैं वो जब पाकिस्तान में आ रहे थे, और उनको जो जो डिफिकल्टीज फेस करना पड़ी उनके बारे में लिखा गया है। ट्रेन चली थी जो 24 घंटे चलती थी। 2 ट्रेन थी, एक इंडिया से पाकिस्तान आती थी जिसमें मुस्लिम्स होते थे, और एक ट्रेन थी जो पाकिस्तान से इंडिया जाती थी जिसमें हिंदू और सिख होते थे। और इन ट्रेन को नाम दिया गया था घूस्ट ट्रेन। घूस्ट ट्रेन इनको नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि ये एक टसल बन गई थी कि पाकिस्तान से जितने हिंदू और सिख होते थे उनको उधर मार के भेजा जाता था, और उधर से जितने भी मुस्लिम्स आते थे उनको भी कत्ल करके भेजा जाता था, वो जिंदा वापस नहीं आती थी, उनकी डेड बॉडीज आती थी। तो इस वजह से इन ट्रेन को घूस्ट ट्रेन का नाम दिया गया था। और इस नॉवल की सेटिंग जो है वो एक गांव में है, मनो मंचरा में, जो जिधर मुस्लिम और हिंदू और सिख जो है वो एक हार्मनी के साथ रह रहे हैं, और इन्हें इस टाइम आइडिया नहीं कि जो है वो सब कॉन्टिनेंट जो है वो डिवाइड हो चुका है और अब इन्हें अलग अलग होना पड़ेगा। और इसमें एक जब नॉवल स्टार्ट होता है, एक करेक्टर है रामलाल, उसके मर्डर से अब उसके मर्डर को ढूंढा जा रहा है, और इसके मर्डर का इल्जाम लगता है जग्गा पे और इकबाल सिंह पे। जग्गा जो है वो तो एक सिख है और वो एक डकैत है, जबकि इकबाल सिंह जो है वो एक सोशल वर्कर है, और वो इस एरिया में, इस गांव में आया है कि इधर के लोगों को वो ये बताए कि अब जो इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट है, वो डिवाइड हो चुका है, तो तुम लोगों ने गवर्नमेंट के जो है इस फैसले के अगेंस्ट आवाज उठानी है। लेकिन इससे पहले कि वो कोई काम करता जो हुक्म चंद है उसने इसको पकड़ के जेल में डाल दिया था रामलाल के कत्ल के इल्जाम में। और कत्ल के इल्जाम में एक ट्रेन आती है जो घूस ट्रेन पाकिस्तान से इंडिया जाती है, तो उसमें सारी जो है वो लाशें होती हैं, सिख और हिंदुओं की लाशें होती हैं, और ये चीज जो है ये हुक्म चंद जो कि पुलिसमैन होता है उसको ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। तो अब वो बदला लेने का, रिवेंज लेने का सोच रहे हैं। तो वो क्या करता है, वो एक और एडवोकेट माली
उसको हायर करता है और उसको कहता है कि तुमने मेरा साथ देना है मुसलमानों से बदला लेने के लिए। तो अब वो सब मुसलमानों को इकट्ठा करता है और उनको कहता है तुम लोगों के पास 10 मिनट है, 10 मिनट में तुम लोगों ने जो है वो रेफ्यूजीज कैंप में जाना है और उधर से तुम लोगों को ट्रेन में बिठा के हम पाकिस्तान भेज देंगे। और वो माली को कहता है कि इनके जो पीछे से सारा घर है वो तुम लूट लो और ट्रेन में जितने लोग होंगे मुस्लिम्स होंगे उनको तुम मार देना। लेकिन जब ये सब कुछ हो जाता है तो इससे पता चलता है कि मेरी जो बिलवड है हसीना वो भी मुस्लिम होती है, तो वो भी ट्रेन में होगी। तो अब उसने मतलब बेचैनी होती है कि मैं ट्रेन को बचाऊंगा कैसे, तो फिर वो जग्गा और इकबाल सिंह को आजाद करता है और उनको कहता है कि तुम लोग ट्रेन के जो मुस्लिम्स हैं उसमें कत्लो गारत होने से बचा लेना। और जो इकबाल तो साथ नहीं देता, वो तो ये कहता है कि अगर मैं बचा भी लूँगा तो मुझे कौन-सा कोई इनाम मिल जाएगा। लेकिन जग्गा जो है वो अपनी जान कुर्बान करके उधर के मुस्लिम जो ट्रेन होती है उसको बचा लेते हैं। और असल में ये हम ये भी कह सकते हैं कि खुशवंत सिंह जो है वो सिख है, तो इसने सिखों की जो है वो एक अच्छा जो है फेस वो दिखाया अपने इस नावल में। दैट्स इट सर। ओके जी, तो बिल्कुल ठीक है सिद्रा प्रवीण। एक और वर्ड आपने यूज किया था, वो घोस्ट होता है, घोस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, बाकी सब ठीक था। तो नेक्स्ट प्रेजेंटर की तरफ हम जाएंगे अब, या कोई सवाल है तो पहले वो देख लें फिर यार मेरे को स्टार्ट। Assalamu alaikum. My topic of presentation is Indian English writer Raja Rao. Was born in 1908, Hassan, Kingdom of Mysore. He belonged to a Brahmin family, graduated in English and history. He's a great writer, novelist, short story writer whose work are written in metaphysics. इनका जो writing style था, he rejected Western style, use creative style, bring out the difference in language used by different group of people. His style of narration is Puranic. Puranic yani particularly about legends and other traditional lore. इन्होंने follow किया oral tradition of storytelling को. He compares myth and meaning. इनका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है और जो फर्स्ट वर्क है इनका कंथापुरा, written in 1938. Second most important work, The Serpent and the Rope, written in 1960. ये इनका सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जिसमें ये अपनी फर्स्ट मैरिज के अबाउट बताते हैं. एंड द नेक्स्ट इज द कैट एंड द शेक्सपियर, 1965, जैसा कि आपने बताया था कि ये भी इम्पोर्टेंट है. एंड द नेक्स्ट इज द काउ ऑफ द कॉरिकेड्स, 1947. ये इसमें लिखा गया, ये इनकी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हैं. नेक्स्ट है द कॉनरेड किरलोव, 1976. द पुलिसमैन एंड द रोप, 1978. एंड द लास्ट वन इज ऑन द गंगा घाट, ये लिखा गया 1989 में. और इनको बहुत से अवार्ड्स से भी नवाजा गया. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो साहित्य अकेडमी अवार्ड है जो कि इनको 1964 में दिया गया फॉर हिज नोबल वर्क द सर्पेंट एंड द रोप के लिए. और इनकी डेथ 2006 में हुई. ओके, ये प्रेजेंटेशन थी इस्मा की. आपका कोई क्वेश्चन है तो